तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, परीक्षा मंथन लक्ष्य 4 को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस वाले सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आएंगे, सो हो सकता है ये सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर ना आएँ। रीज़न बीइंग कि अगर कॉपीराइट का कोई इशू रहा और परीक्षा मंथन पब्लिकेशन ने ऐसा कुछ करा कॉपीराइट का, उस सेंस में बाकी जो रिमेनिंग वीडियोस होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे आपको मिल जाएंगे। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इस सबसे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है। सो अब इस वाले वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो ये हमारा जो सीरीज़ है इसको आप तुरंत ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको आरओ एआरओ से रिलेटेड और पीसीएस से रिलेटेड, साथ ही बीईओ उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड 1000 एमसीक्यू पर मंथ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि ये जो पूरा सीरीज़ है ये आपका करंट अफेयर बेस्ड रहेगा। यानी कि अगर हिस्ट्री का कोई भी इवेंट अभी जो करंट न्यूज़ में रहा है उससे एसोसिएट करके चीज़ों को बनाया गया है। जो एमसीक्यू हैं उनको प्रिपेयर करा गया है। एनसीईआरटी आपकी कवर अप हो जाएगी। 6 to 12 तक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। आपको कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। और इस सब के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपना ये जो सीरीज़ है इसको तुरंत ले लीजिए। ठीक है। ये जो पीडीएफ रहेगा 1000 क्वेश्चन का, ये 20 अलग अलग सेट्स में रहेगा। ऑलरेडी हमारा 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। सो इसको आप लेने के लिए सिंपली इन नंबर्स पर कॉल करें और अपना ये सीट जो है उसको बुक कराएं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना परीक्षा मंथन का आज का वीडियो। सो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले है राजनीति में फ्रीबीज। अब ये फ्रीबीज के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा कि जो राजनीतिक दल हैं जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस टाइम पे बहुत वादे करते हैं कि हम ऐसा आपको करेंगे, इतने रुपए देंगे या फिर इतना अनाज बांटेंगे, या बहुत सारी नई नई स्कीम्स अनाउंस करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, वो नहीं फुलफिल करी जा सकती और वो इलेक्शन के बाद करी भी नहीं जाती है। जैसे कि अगर मोदी जी ने उस समय बात करें तो बोला था कि हर किसी खाते 15-15 लाख रुपए आएंगे, जो काला धन है उसको वापस करवाएंगे उसके बाद, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो ये जो चुनावी जुमले हैं, चुनावी बातें हैं, यही आते हैं आपके फ्रीबीज की कैटेगरी में। अब इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो वही पूरा आर्टिकल है। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ उतने से मतलब है। बाकी तो ये मींस आंसर राइटिंग के लिए है एंड आई डोंट थिंक अभी आपको ये इतना इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर आप चाहें एक बार रीडिंग करना तो आप इसका पीडीएफ से रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि इसका सकारात्मक पक्ष की बात करें, जो पॉजिटिव नोट है वो ये है कि भाई जो आपका डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी गिवन करी हुई हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्ताधारी दल है या फिर जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हित के बारे में स्कीम्स बनाए, योजनाएं बनाए। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें मनरेगा की या फिर मिड डे मील स्कीम की, तो एक तरीके से तो ये फ्रीबीज की कैटेगरी में आता है। बट ये मतलब सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वो लोगों के हित के बारे में सोचे और ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कि लोगों का उत्थान हो, उनका पोषण हो। ठीक है। तो उस कैटेगरी में आती है। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइड है फ्रीबीज का। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव साइड की, तो नेगेटिव साइड क्या है इसका कि भैया अगर फ्रीबीज होगा मतलब फ्री में अगर चीजें बांटेंगे या ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे जिसमें लोगों को पैसा दिया जा रहा है या फिर लोगों पे कर को माफ करा जा रहा है या फिर उन्हें फ्री में राशन बांटा जा रहा है, तो इसका बर्डन पड़ेगा सरकार के ऊपर। ठीक है। और जो डेवलपमेंट की परियोजनाएं वो कहीं ना कहीं बाधित होंगी, उनमें रुकावट आएगी। तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी इसको आप चाहें तो एक बार रीड आउट कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, वहां पर इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो क्या क्या कदम है। अब ये चुनाव आयोग ने तो कुछ खास कदम नहीं उठाए, बट इसमें न्यायालय ने ये यहाँ पर कदम उठाए हैं। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु का राज्य का जो केस था 2013 का, ये मामला आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें भी आपको सिंपली याद रखना है कि ये मामला कौन से साल का था, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा होगा तो। ठीक है। इसके बाद अगर हम 2016 के आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसके भाग 8 में मुफ्त उपहारों की घोषणा की जांच करने वाले दिशा निर्देशों को शामिल किया गया। ये चुनाव आयोग की पहल थी। अब इस कदम मतलब ये जो कदम है वो चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को सुनिश्चित करेगा, ये एक चीज है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 2016 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया था, उसका भाग 8 के अंदर ये चीज गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है श्री कृष्ण राम जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। अब ये अगर आप अयोध्या में जाएंगे तो जहां पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि है, सॉरी राम जन्मभूमि नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसके बिल्कुल चिपकी हुई एक मस्जिद है जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम पर ये 1669-70 की बात है जब औरंगजेब जो थे उन्होंने वहां पर जो शिव मंदिर था उसको तोड़वा दिया था और उसको तोड़वाकर वहां पर ये शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाद में मराठा और मुगलों में लड़ाई हुई थी, उसके बाद फाइनली मराठा वहां पर जीते थे और मराठा ने फिर उसके बाद जो है ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है इसको वहां पर उसका निर्माण करवाया। तो ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अभी आपने सारा न्यूज़ में देखा ही होगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम में जो पूछा जाएगा हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, हम इधर उधर की बात करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है कि हाईकोर्ट में क्या बोला, किस पक्ष ने क्या बोला, उस सब की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। तो क्या मामला क्या है, सबसे पहली चीज आपको मामला यहाँ पर समझना है कि अगर हम बात करें शाही ईदगाह मस्जिद की तो मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये सटी हुई है और 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। तो ये समझौते का ईयर आप याद रखिएगा 1968 है और डेट भी पूछे तो 12 अक्टूबर याद रखना है। और इस समझौते में क्या करा गया कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के रहने की बात इस समझौते में करी गई। अब पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। आज की डेट में अगर बात करें तो हिंदू पक्ष जो है वो चाहता है कि ये पूरी की पूरी जमीन जो है उसके हाथ में आनी चाहिए क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अब इस 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को मिली और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को। ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये बोला जा रहा है कि भैया जो तुम्हारे पास जमीन है वो भी तुम कर दो वापस। ठीक है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थली पर बना हुआ जो प्राचीन केशवनाथ मंदिर था या फिर शिव जी का मंदिर था उसको वहां पर ध्वस्त कर दिया 1669-70 में और वहां पर ईदगाह मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया।
1770 की बात करें तो गोवर्धन में मुगलों और मराठों के बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में मराठा जीते और उसके बाद इन्होंने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1935 की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की जो भूमि है बनारस के राजा कृष्णदास इनको आवंटित कर दी थी और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। तो यहाँ पर ये सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। औरंगजेब के बारे में याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि बनारस के राजा कृष्णदास थे जिनको 1935 में ये भूमि आवंटित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आपका धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत 3985 मामले दर्ज किए गए हैं। लोकसभा में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी जो है वो दी थी। तो आगे इसमें सदस्य ने ये पूरा ब्यौरा मांगा कि पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय के अधीन जो मामले हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। तो 2012-13 से 2021-22 के दौरान 10 वर्षों की पूरी अवधि में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 24,893 मामले आए, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 3985 मामले दर्ज किए गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002। एक तो आपको इसका ये ईयर याद रखना है, ये जो अधिनियम है इसका ईयर क्या है 2002 है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्जैक्टली है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसे धन की बात कर रहे हैं, ऐसे धन के रूपांतरण की बात कर रहे हैं जो कि गैरकानूनी स्रोतों या फिर विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये आपराधिक कृत्य है यानी कि क्रिमिनल एक्ट है और इस मामले में आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें तो PMLA को भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता यानी कि हम बात किसी कर रहे हैं वियना कन्वेंशन की, तो इसकी अनुक्रिया में धन शोधन की समस्या का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है PMLA एक्ट में, तो इसमें नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो कि 1988 का है, सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य जो कि 1989 का है, धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 40 सिफारिशें जो कि 1990 की हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 में अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। PMLA में हाल में जो संशोधन हुए, ये संशोधन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसके अंदर 3 बार संशोधन हुआ है, 2005 में, 2009 में और 2012 में। जो आखिरी संशोधन हुआ था 2012 में, इसको लागू करा गया था आपका जनवरी 2013 में। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं इनको एक बार समझिए। PMLA संशोधन अधिनियम 2012 इसने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग, इस सब को इसके अंदर शामिल किया गया है। आगे हम देखें तो इसमें PMLA में संशोधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि भैया ये जो कानून है वो अद्वितीय, यूनिक है और ये विशेष कानून है और जो भी इसकी संवैधानिक वैधता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बोला कि PMLA और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित अपराध के संबंध में रोकथाम, जांच या परीक्षण के संबंध में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तंत्र से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ईडी के बारे में जानना जरूर है कि ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका जो गठन किया गया, कब किया गया और क्या इसकी पूरा ऐतिहासिक रहा है, मतलब बैकग्राउंड क्या रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्यरत एक विशेष वित्तीय अन्वेषण यानी कि जो अन्वेषण एजेंसी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है आपका प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानना कि इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, कब इसका गठन किया गया, बेसिकली यही पूछा जाएगा। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत ये एक विशेष वित्तीय अन्वेषण एजेंसी है और 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग में विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई इसका गठन किया गया और फाइनली 1957 में इस इकाई का नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। और ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है। एक है आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999 का, ये ईयर ज़रूर याद रखना है फेमा एक्ट का, और PMLA एक्ट 2002 का है, ये दोनों के ईयर ज़रूर याद रखिएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम चेंज कब हुआ, 1957 में, एग्जैक्टली गठन कब हुआ, 1956 में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल ये है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र विदेश क्यों जाते हैं। अब देखिए ये पूरा जो आर्टिकल है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका प्री के हिसाब से हो। ये मेंस आंसर राइटिंग में भले ही पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ ये कुछ भी आपका प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार PDF के थ्रू देख सकते हैं, कुछ खास ये है नहीं, तो इसको यहाँ पर आप स्किप करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात कही, जहां राज्य एक दूसरे के साथ जो है विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा करें, यानी कि राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो डेवलपमेंट को लेकर। इससे क्या होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट करने के चक्कर में और ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करेगा और धीरे धीरे हमारा कंट्री जो है वो ग्रो करेगा। अब यहाँ पर जो मेन बातें हैं वो क्या है कि राज्य जो है एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगे, भारत के सपनों को साकार किया जा सकता है इस तरीके से। और साथ ही यह ज़रूरत जो है सहकारी संघवाद की, इसके साथ सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद हो, यानी कि एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं डेवलप हो हर स्टेट। तो संघवाद, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले हम फेडरलिज्म की बात करें या फिर संघवाद की बात करें तो ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, लैटिन भाषा का ये एक शब्द है
फोइडस, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। उसका अर्थ क्या है कि एक प्रकार के समझौते या अनुबंध से होता है। वास्तव में यह संघ महासंघ दो तरह की सरकारों या शक्तियों के बीच में सत्ता हस्तांतरण करने और उससे संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता होता है। यानी कि फेडरलिज्म में क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली सरकारों और जो पावर्स हैं उसके बीच में सत्ता हस्तांतरण को लेकर। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हों, पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या फिर राज्य स्तर। इसके बाद भारत की स्थिति में अगर संघवाद को हम स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या फिर उसको किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है आपका सहकारी संघवाद और दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब सहकारी या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पर केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। यानी कि राज्य जो है वो स्टेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को सपोर्ट करती है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन के साथ में आगे काम करते रहते हैं। सहकारी संघवाद की अवधारणा में केंद्र और राज्यों में कोई भी जो है किसी से श्रेष्ठ नहीं होता, दोनों में बराबर का एक लेवल होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धी संघवाद की तो कॉम्पिटिटिव संघवाद या फिर फेडरलिज्म, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंध लंबवत होते हैं जबकि राज्य सरकारों के मध्य संबंध जो होते हैं क्षैतिज होते हैं। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और ये हो गई आपकी स्टेट्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक ये लंबवत संबंध रहेगा और यहाँ पर कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। प्रतिस्पर्धी या फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन करना होता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया हो कि फेडरलिज्म क्या है, प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म क्या है, फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल पे। इसमें बात करी गई है 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5 प्रण देश को दिलाए, वो 5 प्रण क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आप इसको याद रखिएगा। अब इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि भैया 2047 तक हिंदुस्तान को जो है एक विकसित राज्य बनाना है, विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाना है। तो ये यहाँ पर इनका लक्ष्य है। इसमें 5 प्रण दिलाए। पहला प्रण ये बोला कि अब छोटी छोटी बातें करेंगे ही नहीं, अब संकल्प लेंगे बहुत बड़े। और हमारा जो बड़ा संकल्प है वो क्या है, विकसित राज्य का या फिर विकसित भारत का। 2047 में हम हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। दूसरे प्रण की बात करी गई कि देश में गुलामी का अगर कहीं भी कोई भी अंश बाकी है तो उस गुलामी के अंश को हम खत्म करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा डाइसी मामला है क्योंकि अगर सरकार की मानसिकता देखें तो भैया पार्लियामेंट नया बनाएंगे, कोई मंदिर या कोई मस्जिद है, मस्जिदें हटाओ, मंदिर नए बनाओ। अगर ये सारी चीज़ें इस सब मानसिकता के साथ सरकारें आगे बढ़ना चाहती हैं तो पता नहीं कौन सा डेवलपमेंट है। असलियत बात यह है कि हिंदुस्तान जो जकड़ा हुआ है, जो दिक्कतें हैं, वो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ है हिंदुस्तान। विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, जो हमारा जो लैंड है उसको एक्वायर करा जा रहा है चाइना के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के उन सारी चीज़ों पे काम करने के बजाय हम कहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम मॉन्यूमेंट्स चेंज करेंगे। ये हमारे 5 प्रण हैं। तो खैर हम यहाँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो दूसरा प्रण ये सरकार का है। तीसरे प्रण की बात करें तो इसमें बात करी गई कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारा तीसरा प्रण है। चौथे प्रण की बात करें तो इसमें बोला गया है कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वह है आपका एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता और एकता की ताकत जो है भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएगी। अब देखिए, एकता बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ भाषणों के लिए कहा जाता है, बट अगर असल मायने में देखें तो अगर आपने भी इस चीज़ को महसूस करा होगा, जो आज की डेट में सिनेरियो है, लोगों को बांटा गया है एक दूसरे के साथ में, तो ये जब बांटने के बाद कैसी यूनिटी बनेगी, ये एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम दूसरे को दबाते रहें उसके बाद वो हमारे साथ बना रहे। तो ये किस तरीके की एकता है समझ में नहीं आता, बट ये चौथा प्रण है। पाँचवें प्रण की बात करें, यहाँ पर नागरिकों का कर्तव्य, जो सिटीजन्स हैं, इनकी ड्यूटी की बात करें
तो इसमें पीएम जो है ये पीएम भी कह रहे हैं कि हम इससे बाहर नहीं होते, सीएम भी इससे बाहर नहीं होते, क्योंकि सभी जो है वो नागरिक हैं, सबका अपना एक कर्तव्य है। तो ये इसके अंदर बात करी गई है। और ये जो 5 प्रण हैं इनको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। पहला ये है कि विकसित देश बनाना है, दूसरा है दास्ता के निशान को मिटाना है, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, और चौथा है आपका विविधता में एकता सुनिश्चित करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। इसके बाद विकसित देश के मानदंड क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर जीडीपी के बारे में बात करी गई है। अब देखिए ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ है। अब इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि G7 कंट्रीज़, जिसमें आपका कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ। तो ये G7 कंट्रीज़ में कौन कौन कंट्रीज़ शामिल हैं, इसको यहाँ से आप ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ज़रूर इसको याद रखिएगा कि इसमें अगर आप देखें तो यूएस है, कनाडा है, दोनों कंट्रीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इधर अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, यूके, ये सब आपके यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए। यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ शामिल है। एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ आपका जापान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें और कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप यहाँ पर याद रखें। बाकी विकसित देश की परिभाषा क्या है, अब जीडीपी कितनी होनी चाहिए, ये कुछ भी प्री के लिहाज से नहीं है। भारत की स्थिति अभी कैसी है, विकासशील देश हैं हम, ठीक है। विकसित बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, 2047 का टारगेट रखा गया है। और आज़ादी के बाद की भारत की उपलब्धियाँ, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। इस सबको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नए भारत का नारा जो है वो क्या है आपका, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो ये आपका नया एक नारा दिया गया है, मोदी जी ने इसके अंदर जोड़ दिया जय अनुसंधान। अब वो एक अलग बात है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिसर्च के लिए फ़ंड एलोकेट नहीं होता है, और ये बहुत मतलब सबको अच्छे से पता है। उसके बाद भी जय अनुसंधान का एक नारा ज़रूर दिया गया है, नारे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो जय जवान जय किसान नारे का इतिहास की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 के उद्घाटन के दौरान जय अनुसंधान इसको जोड़ने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि अनुसंधान, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका मेल जो है वो है ये। और जबकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ा। मोदी जी एक कदम आगे बढ़े, इन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा, ठीक है। बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट, या आप देख सकते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि जय जवान जय किसान का ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था अक्टूबर 1965 में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय आर्थिक रूप से भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद 1965 में मानसून कमज़ोर रहा तो उसकी वजह से फसल नहीं हुई थी। तो वो एक कहा जाए तो मतलब एक ट्रिगरिंग इवेंट था इंडिया के लिए। ऐसे नेता इंडिया में अब तो होते ही नहीं हैं। शास्त्री जी उस टाइम पर जब इन्होंने देश से आह्वान किया कि भाई एक टाइम आप लोगों को भोजन करना चाहिए, उस टाइम खुद शास्त्री जी ने भी सेम काम इम्प्लीमेंट किया था। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई नहीं करने वाला, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए चीज़ें बोली जाएंगी, दे विल नॉट डू एनीथिंग। करना है तो आप ही को है। मतलब वैसे तो कहने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबको ही सिटीज़न है, बट जहाँ पर बात ये आएगी कि भैया कुछ करना है तो वो करना फाइनली पब्लिक को है, दे विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो लेकिन ये जो शास्त्री जी की बात करें या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, वैसे नेता आज की डेट में मिलना इम्पॉसिबल है ही नहीं। कोई हो तो शायद उनको उभरने ही नहीं दिया जाता है। बट बहरहाल अब यहाँ पर कुछ खास और इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वो दौर था जब अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हाथ से लाल गेहूं जो है वो खाने को हिंदुस्तान मजबूर था। और इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, इन्होंने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद किया जाएगा, ठीक है। और शास्त्री जी ने बोला था कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये एक लीडर की लीडरशिप होती है। 1965 का जो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उस दौरान ये चीज़ हुई थी। तो अपने आप में ये मतलब बहुत ही अल्टीमेट था। शास्त्री जी के बारे में क्या ही बोले, अगर आप जितना उनके बारे में पढ़ेंगे, इतना जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लीडर एग्जैक्टली होता क्या है।
बहरहाल आज का ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो सीरीज़ यूट्यूब पर रुकेगी तो टेलीग्राम पर कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि टेलीग्राम के चैनल को तुरंत आप ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।